Good afternoon, everyone. We shall start with the next unit, that is fluids. So लिखना शुरू करें साथ साथ. I expect कि अब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी ठीक हो चुकी है, तो फ्लूइड्स को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे. इट्स अ वेरी वास्ट चैप्टर, राइट? हर दिन दो तीन डेरिवेशंस हो रही होंगी, तो एक्सपेक्टेशन से बाहर आके अब रियलिटी में आ जाए. तो आपको क्या करना है? Every day, whatever you do in the class, you must go and write it down back into another note, right? नहीं तो फिर ये मतलब बहुत जल्दी पाइल अप होता है. ग्रेविटेशन हमने ठीक से रिवाइज कर लिया, इलास्टिसिटी रिवाइज हो गया, राइट? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिया आपने. ये फिर बोल रहा हूँ, जो चैप्टर अभी करने जा रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोडायनामिक्स दोनों पार्ट कवर अप करने हैं. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, सो ट्राई टू बी अलर्ट और जो चीज करते हैं उस साथ साथ समझते और समझाते जाए. लिखिए जरा फ्लूइड्स. लिखिए substances for which modulus of rigidity is 0. That is which cannot bear any tangential force, and rather start flowing. Rather start flowing under its effect are known as fluids. So clear रखें बिल्कुल. फ्लूइड्स क्या है? लिक्विड्स और गैसेस. तो अब यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन कर देंगे, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स. लास्ट लाइन थी स्टार्ट फ्लोइंग अंडर इट्स इफेक्ट, और उसके बाद लिख रहे हैं ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स. लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स. क्लियर? तो ये बिगिनिंग थी कि फ्लूइड्स क्या होते हैं. अब लिखिए, we have to study number 1 hydrostatics. जैसे नाम से क्लियर हो ना, हाइड्रो लिक्विड के लिए है और स्टैटिक्स मतलब जो स्टेशनरी. दैट इज हाइड्रोस्टैटिक्स. दैट इज phenomena related to liquid at rest. फिर एंड करके नेक्स्ट लाइन में प्रॉपर अलग से लिखना चाहिए, सेकंड पार्ट बना के. हाइड्रोडायनेमिक्स comma where we study liquid in flow. ठीक है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेशर को. लिखिए जरा अपनी कॉपी में. प्रेशर may be defined as thrust per unit area. So do you know what is thrust? Exactly, perpendicular force. किसी भी सरफेस पे अगर कोई कहता है thrust, तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है उसे हम thrust लिख सकते हैं. Thrust represents perpendicular component of force on the given surface. ठीक है? गिवन सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है उसे हम थ्रस्ट कहते हैं. नाउ थ्रस्ट अपॉन एरिया को हम प्रेशर बोलते हैं. लिखे, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. एसआई यूनिट जो आप बोल सके वो बोलते जाए साथ साथ विदाउट रेजिंग हैंड. एसआई यूनिट पास्कल बोलते हैं बिल्कुल. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल.
We can write Newton per meter square or Pascal. Exactly. PA stands for Pascal. Dimensional formula. Anyone? Dimensional formula of pressure. Pressure is same as stress. Modulus of elasticity. ml minus 1, T minus 2. लिखिए जरा. Dimensional formula of pressure is ml minus 1, T minus ml minus 1, T minus 2. Clear? ठीक है. अब ये समझिए. यस अगम. अगम आपका हैंड रेज्ड है, आप बोले. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर जो भी फोर्स लगती है वो तो वैसे भी परपेंडिकुलर होती है, मतलब जो थ्रस्ट आप कह रहे हो प्रेशर के लिए. ये सरफेस है और मैं ऐसे करके फोर्स लगाऊं इसके ऊपर, तो मैं प्रेशर के लिए इस फोर्स को कंसीडर नहीं कर सकता. मुझे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंसीडर करना है. होप इट्स क्लियर? यस सर. फाइन. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए. एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर. एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर. तो देखिए, हम कहीं पर भी पॉइंटेड सरफेस की बात करते हैं तो पॉइंटेड सरफेस किसी को भी बहुत ज्यादा हर्ट करता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ स्मॉल एरिया अवेलेबल. गॉट दैट? तो लिखिए जरा. नेल्स. कील बोलते हैं ना इसे, कील. नेल्स. अभी अलग अलग लिखने हैं आपने. फर्स्ट पॉइंट बनाना है. नेल्स have a pointed tip. Nails have a pointed tip so that when hammered, a large pressure is exerted on the surface. Large pressure is exerted on surface such that nail pierces it. Nail pierces it. कील जो है वो सरफेस में पायर्स कर जाती है क्योंकि प्रेशर लार्ज होता है. इसे समझने का बहुत आसान सा तरीका आपके सामने है. हर एक के पास थोड़ा बहुत तो नेल है ही ना. तो आप अपने पाम के ऊपर ऐसे फिंगर से पूरा जोर लगाओ. ऐसे लगा के देखो, साथ साथ पूरा जोर लगाओ. आपको कुछ खास फील ही नहीं हुआ. लेकिन अब नेल से उसका आधा ही फोर्स भी लगाओगे, प्रेशर नहीं, आधी फोर्स भी लगाओगे, तो आपको फील ज्यादा होगा. तो ये सिर्फ इसलिए एग्जांपल टेक ऑन किया कि आप कई बार सोचते हैं कि ज्यादा फोर्स लग गई ना. इट इज अबाउट मोर प्रेशर. इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग बट यू नीड टू अंडरस्टैंड. प्रेशर जितना ज्यादा होता है उतना आपको चीज हर्ट ज्यादा करती है, पेन ज्यादा. होप इट इज क्लियर? तो अब जो एग्जाम्पल हमने लिखा उसमें इलास्टिसिटी को ब्रिंग इन करना. कोई भी सरफेस था, उस सरफेस के ऊपर आप जब फोर्स लगाते हैं तो इलास्टिसिटी की वजह से वो टियर नहीं करता, ब्रेक नहीं करता. लेकिन जब ऊपर से पड़ने वाला प्रेशर ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो गया तो वो उसके अंदर फायर्स कर गया. तो सोचिए, जब फोर्स एक्सर्ट करते हैं पॉइंटेड सरफेस के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस को एक्सीड कर जाता है, जिसकी वजह से यील्डिंग हो जाती है. क्या होती है? यील्डिंग हो जाती है. तो यील्डिंग आया, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं. लिखिए जरा. इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड. It is difficult to walk on sand because आप में से कोई आंसर कर सकता है? सैंड पे चलना मुश्किल क्यों होता है? आप कभी भी नोटिस करना चाहोगे, आपके पाँव का जो टोटल एरिया है ना वो कभी भी ग्राउंड को टच नहीं करता. काफी सारा पार्ट जो है ना अनटच्ड रह जाता है. सो आपका पूरा वेट आपके पूरे बॉटम पे नहीं है, उसके एक पार्ट के ऊपर है. सो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द सैंड इज स्मॉल बिकॉज ऑफ व्हिच द प्रेशर एक्सर्टेड इज लार्ज अंडर व्हिच सैंड यील्ड्स. यील्डिंग का मतलब क्या है? उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस क्रॉस हो गया. आगे बात समझ में आपको? तो लिखिए जरा. हमने मेंशन किया इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड बिकॉज एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट of foot is smaller, resulting in large
pressure, resulting in large pressure under which sand yields. ठीक है, आप मतलब किसी फ्लोर के ऊपर, सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर कहीं से जंप भी करोगे तो भी वो प्रेस डाउन नहीं होगा, लेकिन सैंड हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज वहां पे सैंड का ब्रेकिंग स्ट्रेस कम है। और नॉर्मली वॉकिंग की जब बात करें तो कहां पे जाना है? एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट इज लेस, सो द प्रेशर एक्सर्टेड इज लार्ज अंडर विच द सैंड यील्ड्स। ऐसा ही एक और एग्जांपल आता है। देखिए, जब ट्रेन ट्रेवल करती है रेल्स के ऊपर, वैसे हमारी लोकल लैंग्वेज में हम हिंदी में रेल बोल देते हैं ना ट्रेन को, लेकिन रेल, RAIL, रेल एक्चुअली क्या होता है? वो स्ट्रिप्स होती हैं जिनके ऊपर ट्रेन ट्रेवल करती है। तो जो रेल्स है वो डायरेक्टली सरफेस के ऊपर नहीं बनाई जाती, पहले नीचे सीमेंटेड बनाएंगे, फिर फट्टे भी लगाएंगे और उसके ऊपर रेल्स डालेंगे। गॉट दैट? हाँ, स्टोन्स, पत्थर वगैरह भी होते हैं। वो सब चीजें किस लिए होती हैं? ध्यान से समझें। जब आप ट्रेन के व्हील को रेल के ऊपर कंसीडर करेंगे तो काफी सारा प्रेशर आएगा, लेकिन अगर नीचे फट्टे लगा रखे हैं, प्लैंक्स लगा रखे हैं, तो वो जो फोर्स थी, ध्यान से सुनना, वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई उस पूरे एरिया के ऊपर। दैट्स व्हाई द प्रेशर बिकम्स लेसर। नहीं तो जब ट्रेन जाएगी तो धीरे धीरे वो रेल जो है सरफेस के अंदर धंसती चली, राइट, यील्ड करता जाएगा सरफेस भी होता है। लिखिए जरा। वृता, इसमें आई शेप वाला फंडा अलग है। आई शेप तो सिर्फ ये कि डेप्थ बढ़ा देते हैं, राइट, डेप्थ बढ़ा देते हैं विदाउट इंक्रीज इन इट्स वेट, सो दैट कि अब उसका जो इफेक्ट है बॉटम पे जब जाएगा तो वो स्प्रेड हो जाएगा। आई शेप होने की वजह से ऐसे सीधा गया और फिर ऐसे स्प्रेड हो गया। दैट इज द बेसिक रीजन। तो लिखें, प्लैंक्स आर spread under rails. Planks are spread under rails so that when a train runs on rails, comma, force gets distributed over larger area. Force gets distributed over larger area and lesser pressure is exerted on surface below. Force gets distributed over larger area and lesser pressure is exerted on the surface below. This avoids yielding of the surface. This avoids yielding of surface. Surface yield नहीं करता उसका. Yielding of surface. Got that clear? Repeat कर देता हूँ, सुनिए ध्यान से. Planks are spread or provided below the rails so that when train runs, force gets distributed over larger area due to which pressure becomes lesser and the surface does not yield under that pressure. फाइन. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स और मिलेंगे आपको, वो आप कर सकते हैं. जो नोट्स आपको कहा गया देखिए बताता हूं. जो लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं दे शुड एटलीस्ट कम एंड टेक दिस नोट्स फ्रॉम द सेंटर. मैं वैसे पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ. तो देखिए जरा क्या है इसमें. स्टार्टिंग से बताया कि फ्लूइड क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड क्या है. आपका होमवर्क रहेगा, आपको सारा पढ़ के आना. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड्स क्या है, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, थ्रस्ट किसे कहते हैं. उसके बाद प्रेशर को डिस्कस किया गया है. देन एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर में शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ब्लंट वन, कर सकते हैं आराम से. रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन वुडन स्लीपर्स, डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड, पिन्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स. तो ये सब कुछ आपने करेंगे, राइट. तो इसमें जितना है उससे मैं थोड़ा थोड़ा कम यहाँ करवाता जाऊंगा सो दैट कि आप अच्छे से घर पे पढ़ें तो ही आपका काम कंप्लीट हो. मुझे बेनिफिट ये मिल जाएगा कि मैं सिलेबस थोड़ा फास्ट चला पाऊंगा और आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि यू गेट अ मोटिवेशन टू स्टडी एट होम. सर जी गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? पानी वानी पी लो, पानी वानी पी लो, कोई बात नहीं. हाँ, एट टाइम्स हो जाता है, तबीयत ठीक नहीं होती. ठीक है, लिखिए जरा. अब जैसे मैंने आपको प्रेशर पढ़ाया तो उसमें भी एक पॉइंट मेंशन किया जा सकता है कि अगर आप एवरेज प्रेशर फाइंड कर रहे हैं दैट बिकम्स इक्वल टू फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया. गिवन जितना भी एरिया है उसके ऊपर आपने जो फोर्स अप्लाई करी उससे क्या निकल आएगा? एवरेज प्रेशर निकल आएगा. बट इन केस आप ये डिफाइन करना चाहें कि देखना लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू बी जीरो. नॉर्मली क्या करते हैं, एरिया को डेल्टा एस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं.
डेल्टा एस टेंड्स टू बी 0 और फिर आप अप्लाइड फोर्स अपॉन डेल्टा एस लिखते हैं, ये क्या बनेगा, प्रेशर एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, सो लोकल प्रेशर लिखा जा सकता है। तो किसी पॉइंट पर लगने वाला लोकल प्रेशर, इंस्टेंटेनियस वर्ड की बजाय क्या यूज करूंगा, लोकल प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू बी 0, यानी आपने बहुत ही छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर किया है, फोर्स अपॉन दैट सरफेस एरिया। जबकि एवरेज डिफाइन कर रहा है, जैसे वॉल है, वॉल के ऊपर हवा का प्रेशर पड़ रहा है, एवरेज प्रेशर कितना हो गया, टोटल फोर्स एक्सर्टेड अपॉन टोटल एरिया। क्लियर, ठीक है, फाइन। इसके बाद लिखिए टू शो दैट फोर्स ऑन ए स्टैटिक लिक्विड, अगर ये लोकल लिखा है, P लोकल इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू बी 0 F बाय डेल्टा एस। हाँ जी, टू शो दैट फोर्स ऑन स्टैटिक लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, एक ही बात है, स्टैटिक लिख दिया है, इक्विलिब्रियम लिखा, बट यू शुड नो स्टैटिक लिक्विड इन इक्विलिब्रियम बाय द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, by the surface in contact is perpendicular to surface, is perpendicular to surface। मतलब अगर किसी बीकर के अंदर आपने पानी भर दिया तो बीकर की जो शेप है ना, यहाँ भी उसके परपेंडिकुलर ही फोर्स लगेगी लिक्विड के ऊपर। सो लेट्स सी, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। आप ये बीकर कंसीडर करें, इसके अंदर लिक्विड फिल्ड है और ऐसा मान लेते हैं कि जो फोर्स है ना वो किसी एंगल पे लगती है, ऐसे एट एन एंगल थीटा लाइक दिस। सो एफ के कंपोनेंट्स बन जाएंगे एफ cos थीटा एंड एफ sin थीटा। तो आप समझिए खुद से, अगर टेंजेंशियल फोर्स लग गई तो फ्लूइड तो फ्लो करने लगेगा, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो स्टैटिक है, फ्लूइड के ऊपर आप टेंजेंशियल फोर्स कंसीडर नहीं कर पाएंगे, दैट मींस एफ cos थीटा शुड बिकम 0। तो ये 0 होगा तो थीटा कितना हो गया 90, दैट मींस यहां से परपेंडिकुलर फोर्स है। तो बनाए डायग्राम फटाफट से, एवरीबॉडी ड्रॉ द डायग्राम। एक वेसल बनाना है, उस वेसल के अंदर जैसे बीकर होता है, आप लिक्विड शो करेंगे, फोर्स चाहे लिक्विड के ऊपर बोली जाए या वेसल के ऊपर बोली जाए, डायरेक्शन सिर्फ डिफरेंट हो सकता है कि लिक्विड ने वेसल के ऊपर फोर्स लगाई तो उसके इक्वल अपोजिट वेसल ने लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाई है, दैट इज बीइंग शोन एज F। तो लिखिए जरा, लेट F be the force applied, let F be the force applied by surface in contact, by surface in contact on liquid at rest, on liquid at rest as shown in diagram, as shown in diagram। ठीक है, लिख लीजिए, let F be the force exerted by surface in contact on liquid as shown in diagram। तो हमने क्या शो किया कि थीटा एंगल पे है सरफेस के साथ, सो आप मेंशन कर सकते हैं थीटा be the angle between force and surface, theta be the angle between force and surface। अब स्टार मार्क करके लिख दीजिए, for equilibrium of liquid, for equilibrium of liquid, comma, there cannot be a tangential component of force। For equilibrium of liquid, there cannot be tangential component of force। Simple है? So that means F cos theta should be equal to 0। Mention करें, F cos theta is equal to 0। So cos theta 0 का थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। So theta becomes equal to 90 डिग्री। अध्ययन आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास के बाद मुझे मैसेज करके बताना क्यों। So F cos theta 0, cos theta 0, theta is equal to 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स कैन ओनली बी
perpendicular to the surface. लिख दीजिए, that is force can only be perpendicular to the surface. Force can only be perpendicular to surface. Can only be perpendicular to surface. कब? जब लिक्विड रेस्ट में. For a static liquid. For a static liquid. तो उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं. वेसल ऐसे करके बना होगा. जैसे बकेट होगी ना, बाल्टी होगी. उसके अंदर अगर यहां तक लिक्विड फिल्ड है, तो जो बॉटम है, बॉटम कैसे फोर्स लगाएगा? अपवर्ड्स. लेकिन ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, ये कैसे लगाएंगे? हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएंगे. बस फंडामेंटल बनाना है आपने, सिंपल. अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, स्टैटिक है, तो फोर्स कैन ओनली बी परपेंडिकुलर टू सरफेस. सो इसके परपेंडिकुलर, द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस. क्लियर? तो आप चाहे तो बना के रख सकते हैं. दिस इज लिक्विड, एक वेसल बनाया, जो भी सरफेस कांटेक्ट में है वो हमेशा अपने परपेंडिकुलर ही फोर्स लगा सकता है. बना दीजिए बराबर. डन. ठीक है, आई होप बना लिया होगा आप लोगों ने. नाउ वी आर मूविंग अहेड. समझने के बाद मूविंग अहेड टुवर्ड्स द एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स. पास्कल्स लॉ सुना है कभी आपने? हाँ, पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि एक लिक्विड है, आपने किसी बॉटम से ऊपर ऐसे करके लिक्विड कंसीडर किया है, तो कोई भी लेवल चूज करोगे तो उस पूरे लेवल पे हर जगह प्रेशर सेम होगा. और अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में है, तो आप किसी पॉइंट के ऊपर हर तरफ से लगने वाले प्रेशर को इक्वल काउंट, या एक पॉइंट हर तरफ इक्वल प्रेशर एक्सर्ट. और अब ट्रांसलेशन की बात भी करते हैं कि एक वेसल है, सपोज पॉलिथीन है, पॉलिथीन के अंदर आपने लिक्विड फिल कर रखा है और आपने उस पर एक पॉइंट से कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया, तो वो प्रेशर एज इट इज सारे दूसरे पॉइंट्स पे पहुंच जाएगा. और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद ज्यादा लिंक कर पाएंगे. एक बॉटल है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और आपने उसका कॉर्क लगाया ऊपर से. वो जस्ट इस सिचुएशन में है कि और प्रेशर बियर नहीं कर सकते. आपने कॉर्क के ऊपर जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर डाला, वो प्रेशर बॉटल के हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिससे एक लार्ज फोर्स क्रिएट होगी. वो फोर्स बॉटल को ब्रेक कर देगा. राइट? सो आप लिखे, जरा लिख के क्लियर हो जाएगा. पास्कल्स लॉ लिखिए. according to Pascal's law, comma, pressure at every point inside a liquid in equilibrium of rest. Pressure at every point inside a liquid in equilibrium of rest remains same in the absence of gravity. मतलब अगर ग्रेविटी ना हो तो डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से ही बढ़ रहा हो. तो अगर हर जगह आप ग्रेविटी की एब्सेंस कंसीडर कर लें, तो प्रेशर वुड बिकम सेम. ठीक है, इसी में स्टार मार्क करके लिख दीजिए. स्टार मार्क करके लिखिए. इन केस, और मैं आपको बताता हूँ, जो लिखवा रहा हूँ लास्ट के 5 मिनट्स में आपसे सुनूंगा ये सारी चीजें, तो जो आप कर रहे हैं उसे इस तरीके से लिखिए कि वो आपको याद होता है. स्टार मार्क करके लिखिए. इन केस ग्रेविटी बी कंसीडर्ड, अगर ग्रेविटी कंसीडर कर ही लेते हो, then pressure at same horizontal level remains constant for liquid in equilibrium of rest. तो अगर एक लिक्विड जैसे इस बकेट के अंदर आपने कंसीडर किया है, स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम में है,
तो इस पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल आप पिक कर लीजिए, उस हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी पॉइंट्स आप शो करेंगे उन सब के ऊपर प्रेशर सेम होगा, यानी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर जगह प्रेशर सेम होता है। अब उसने कंसीडर किया कि अगर ग्रेविटी को ही हटा दे तो फिर तो जहां मर्जी पॉइंट कंसीडर करो, हर जगह प्रेशर सेम हो जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? अब लिखिए पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम अभी लिखने जा रहे हैं वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लिखिए पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ, आप ट्रांसमिशन वर्ड का मतलब समझते हो, कहीं से कुछ दूसरी जगह जाना इज ट्रांसमिट कर देना। तो फिर समझिए इसे, हम किसी एक पॉइंट पे प्रेशर डालेंगे और वो हर पॉइंट पे इक्वली पहुंच जाएगा, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। लिखें अकॉर्डिंग टू इट कॉमा for a liquid in equilibrium of rest, मतलब ये सारी बातें फ्लोइंग लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है। For a liquid in equilibrium of rest, the pressure exerted at a point gets transmitted equally and undiminished। दोनों वर्ड्स ध्यान से समझिए, इक्वली यानी हर पॉइंट के ऊपर सेम हो जाएगा, एंड अनडिमिनिश्ड यानी उतना ही जितना आपने एक्सर्ट किया। गेट्स ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू ऑल अदर पॉइंट्स। होप क्लियर है आपको? सो फिर से समझ लें ठीक से, आपने एक लिक्विड को एनक्लोज किया किसी वेसल के अंदर, एक पॉइंट पे आपने प्रेशर एक्सर्ट किया, जैसे बॉटल का एग्जांपल दिया, बॉटल में ऊपर कॉर्क है, कॉर्क के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आपने लगा दिया, वो प्रेशर एज इट इज बॉटल के हर पॉइंट तक ट्रांसमिट हो गया और उसने बहुत लार्ज फोर्स क्रिएट कर दी, इसने बॉटल को ब्रेक कर दिया। गॉट दैट? ठीक से समझ में आ गया? फाइन, लिखे जरा प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। तो पहले तो ये ट्रांसमिशन वाले का प्रूफ करवा देता हूं, सिंपली ऐसे करके वेसल बना लीजिए मेरे साथ साथ। क्या करना है आपने, सपोज ये एरिया ए है और ये एरिया 3A, इसके मिडिल का कुछ एरिया दैट इज 2A, यहाँ पे इसको थोड़ा और छोटा करो, A 2A 3, और यहां पे आप कंसीडर कर रहे हैं पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स कोशिश करना मिडिल में ही शो करो। So this is say F applied here, right? This will come out to be 2F, this will come out to be 3F. एक बार डायग्राम बना दीजिए। हमने एक वेसल कंसीडर किया है, उस वेसल के अंदर ये देखिए एनक्लोजिंग पार्ट्स बनाए हैं, 3 डिफरेंट सेक्शंस आपको कंसीडर करने हैं। एक का एरिया A, 2A एंड 3A। आपको फोर्स शो करनी है F, 2F एंड 3A। ठीक है, ये ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर के लिए। पहले एक बार समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पे F फोर्स अप्लाई करते तो कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। आई होप ड्रॉ कर लिया सबने, हो गया भाई? देखें, अगर यहाँ पर A एरिया के ऊपर आपने F फोर्स अप्लाई की तो प्रेशर कितना हो गया? F by A। नाउ इट इज ऑब्जर्व, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कि यहाँ पे अगर फोर्स F लगाइए तो यहाँ पे 2F लगानी पड़ती है इसकी मूवमेंट को बचाने। To avoid any kind of shifting of this piston, you have to apply a force 2F। अगर आपको फोर्स 2F लगानी पड़ेगी तो यहाँ पे सेक्शन 1 बोल देता है, सेक्शन 2 बोल देता है, सेक्शन 3।
तो जो सेक्शन 2 है वहां पे कितना प्रेशर हुआ, that becomes equal to 2F upon 2A, that is equal to F by A, that is equal to P, P1 लिख देता हूं इसे, P1, that comes out to be equal to P1. Similarly मैं लिखूंगा आपको नोट, सिमिलरली थर्ड पार्ट की जब बात करोगे तो वहां पे जब प्रेशर फाइंड करोगे तो आपको 3F फोर्स लगानी पड़ी 3A एरिया के ऊपर, अगेन F by A आ गया, that is again equal to P1. So practically it is observed कि अगर आपने इस तरह का एक सेटअप बनाया जिसमें तीनों पिस्टन्स के एरियाज 8 2 3A थे, आपने एक के ऊपर अगर F फोर्स लगाई तो बाकी दोनों पे आपको 2F और 3F फोर्स लगानी पड़ती है वहां के पिस्टन्स की मूवमेंट अवॉइड करने के लिए। तो अब प्रेशर जब फाइंड किया गया तो हर जगह सेम, दैट मींस प्रेशर गेट्स ट्रांसमिटेड इक्वली। लिखिए जरा आदित्य, पिस्टन क्या होता है आप ये समझिए कि एक स्टील बॉडी बनाती है जो इजीली स्लाइड कर सकती है, मूव कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो स्टील बॉडी थी बाहर की तरफ मूव कर सकती है, ये भी मूव कर सकती थी, लेकिन इसको मूव करने से बचाने के लिए आपने ऐसे करके फोर्स कर। तो मेंशन करें, कंसीडर ए वेसल enclosing, consider a vessel 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 enclosing some liquid and provided with three frictionless airtight pistons, provided with three frictionless and airtight pistons having having area of cross section A, 2A and 3A respectively, A, 2A, 3A respectively. Hope it's clear? As shown in diagram, साथ में मेंशन कर दें, as shown in diagram. ठीक है, तो पिस्टन्स के बारे में देख लो क्या लिखा हम लोगों ने, these are frictionless and airtight. अब लिखिए जरा, when force F is applied from outside on the piston of area A, comma, force of 2F and 3F, force of 2F and 3F have to be applied on pistons of area, 2A and 3A respectively. Pistons of area 2A and 3A respectively. क्लियर है? तो अगर आपने A एरिया वाले पिस्टन के ऊपर फोर्स F लगाई तो आपको 2A और 3A वाले पे कितनी लगानी पड़ी, 2F और 3F respectively. So लिखिए जरा, pressure exerted on first piston. Pressure exerted on first piston. P1 is equal to F by A. P1 is equal to F by A. अब लिख दीजिए, pressure transmitted on second piston. Pressure transmitted on second piston. P2 is equal to 2F by 2A, right? So that makes it equal to P1. तो लिखिए, on third piston, P3 is equal to 3F upon 3. Again equal to P1. This shows
This shows that the pressure got transmitted, shows that pressure got transmitted equally and undiminished, equally and undiminished. ठीक है, ये तो ट्रांसमिशन वाले का हो गया. ठीक है, अब लिखिए जरा सेकंड पॉइंट बना के. टू प्रूव that pressure exerted is same in all the directions, pressure exerted is same in all the directions at a given point, inside liquid in equilibrium of rest. Inside liquid in equilibrium of rest. मतलब अगर आप इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में एक लिक्विड को कंसीडर करते हैं, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए, उस पॉइंट पे हर तरफ प्रेशर सेम. क्लियर? ये हम प्रूव करेंगे. तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट चूज करते हैं, उसे प्रिज्मेटिक एलिमेंट. प्रिज्म पता है ना आपको, डिस्पर्जन ऑब्जर्व करते हैं इससे, ग्लास प्रिज्म, उसकी शेप का एक एलिमेंट ऑब्जर्व करें. तो बनाए जरा डायग्राम मेरे साथ पहले. लिक्विड है यहाँ पर which is in equilibrium of rest, उसके अंदर आप एक प्रिज्मेटिक एलिमेंट चूज करते हैं, ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाते हैं. ये एलिमेंट बहुत ही छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन हम विजिबिलिटी प्रॉपर रखने के लिए इसे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं. तो आपको बेसिकली क्या करना है, एक ट्रायंगल बनानी है, उसके पीछे एक और ट्रायंगल बनानी है, और फिर कॉर्नर्स ज्वाइन करना है. तो अपने आप क्या बन जाएगा, प्रिज्मेटिक एलिमेंट. अब तो क्लियर हो रहा है कैसे बना. सो एक प्रिज्मेटिक एलिमेंट बनाया आपने, जिसके तीन फेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, फेस 1, 2 एंड 3. इधर उधर वाले फेस की बात नहीं. सो क्या करें, यहाँ पे इस वाले फेस के ऊपर प्रेशर P कंसीडर करें, मतलब फोर्स लिख देते हैं, F force has been exerted here and consider this angle to be theta. देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल थीटा. ठीक है. सो फेसेस को फेस 1, 2 और 3 थोड़ा सा साइड में लिख देना ताकि डायग्राम ऑब्स्ट्रक्ट ना हो. फेस 1, 2 एंड 3 बन गए तीनों फेसेस. अब यहाँ पे आप फोर्स F शो कर दीजिए और इस पूरे शेडेड एरिया को A लिख दीजिए. जो फेस 1 है, जो हाइपोटेन्यूज वाला लग रहा है आपको, उसका एरिया हमने A लिख दिया और उसके ऊपर फोर्स F अप्लाई कर दी. तो पहले तो ये बताइए देखकर, अगर ये हाइपोटेन्यूज वाले पार्ट का एरिया A है, तो बेस का और इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा. इधर A cos थीटा, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, A cos थीटा, और ऊपर वाला एरिया कितना हो जाएगा, A sin थीटा. डू यू एग्री विद दिस? A cos थीटा, A sin थीटा. अब होगा क्या, अगर आप इसे इक्विलिब्रियम में कंसीडर करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप इसे इक्विलिब्रियम में कंसीडर करना चाहते हैं, तो ये तीनों तरफ से लगने वाली फोर्सेस का वेक्टर सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो खुद सोचो, इधर से जो फोर्स लगी, इस फोर्स का ऐसे करके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना बनेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बनेगा. ये वाला एंगल थीटा है, ध्यान दें. तो इसके साथ देखना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाली फोर्स और इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाली फोर्स, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा. ठीक है, ए में थोड़ा सा हटके देखो, दिस एंगल बिकम्स थीटा. तो जो आपने F लिखा है, F का इधर वाला कंपोनेंट F cos थीटा बन जाएगा और इधर वाला कंपोनेंट F sin थीटा बन जाएगा, एंड दिस इज F. तो आप समझ सकते हैं डायग्राम बनाते हुए कितना आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सो फिर से क्लियर करता हूँ क्या क्या शो करना है. मैं यहाँ बड़ा करके बनाता हूँ, देखिए
मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ, आप भी एग्जाम में चाहे तो ऐसा बना सकते हैं। तो ये दो ट्रायंगल्स बनाइए आपने, इस वाले पार्ट का एरिया ए, इसको मैंने शेड कर दिया। अब इसके ऊपर लगने वाली फोर्स को लिखा हमने एफ, ये वाला एंगल हमने थीटा कंसीडर किया, दैट्स व्हाई दिस एंगल बिकम्स थीटा। इधर आ गया एफ cos थीटा और इधर आ गया एफ sin थीटा। बन गया डायग्राम। अब ये वाला एरिया अगर ए है फर्स्ट वाले सरफेस का, तो सेकंड सरफेस का कितना बन गया ए sin थीटा। इसको भी थोड़ा नीचे करके लिखो, ए sin थीटा, और इसका एरिया बन गया ए cos थर्ड सरफेस का। अब इधर से कितनी फोर्स लगे ताकि इसे बैलेंस कर पाए, इधर अगर f sin थीटा लग रहा है तो इधर से भी कितनी लगनी चाहिए f sin थीटा। इधर से अगर f cos थीटा लग रही है तो इधर से भी कितनी लगनी चाहिए f cos थीटा। तो ये डायग्राम आप कंप्लीट। Hope it is now clear to all of you. f cos थीटा f sin थीटा, यहां से f cos थीटा, यहां से f sin थीटा। जहां पे sin थीटा था वहां पे एरिया में भी sin थीटा आएगा, जहां पे cos थीटा था वहां पे एरिया में भी cos थीटा आएगा। अब थ्योरी लिख लीजिए जरा, राइट डाउन। consider a very small prismatic element inside liquid in equilibrium of rest. Inside liquid equilibrium of rest. Fine. As shown in diagram. ठीक है, अब मेंशन करें, consider the faces 1, 2 and 3. Consider faces 1, 2 and 3 such that the area of the faces is a, देखो a किसके लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए कितना है a sin थीटा, a sin थीटा and a cos theta respectively. Consider faces 1, 2 and 3 such that the area of faces become a sin theta and a cos theta. अब इसे क्रैमिंग नहीं करनी है आपने, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, वहां से अपने आप लिख पाएंगे कि a sin theta a cos theta respectively। ठीक है, अब लिखिए जरा, let force F be exerted on face 1. Force F be exerted on face 1 by surrounding molecules. ठीक है, which can be resolved as shown in diagram. तो कहां रिजॉल्व हो गई, F sin थीटा और F cos थीटा में रिजॉल्व हो गई, जो कि आप देख सकते हैं। अब हमें क्या बात करनी है, इस प्रिज्मेटिक एलिमेंट का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। सो वर्टिकल में भी नेट फोर्स 0 होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। लिखिए जरा, for equilibrium of the element, force exerted on face 2 must be equal to, कितनी होनी चाहिए, F sin theta, बिल्कुल सही। Force exerted on phase 2 must be F sin theta, whereas
on phase 3, it must be F cos theta. Must be F cos theta. Done. अब प्रेशर की बात करनी है तो लिखिए, hence pressure on first phase. Pressure on first phase. फर्स्ट फेज का मतलब है ये वाला फेज. आप लिख दीजिए P1 is equal to F by A. F by A. रिद्धि चले जाओ, कोई बात नहीं. तो लिखिए ऑन फेज 2. फेज 2 का एरिया कितना है? A sin थीटा और फोर्स कितनी है? F sin थीटा. तो प्रेशर कितना हो जाएगा? P2 is equal to F sin थीटा अपॉन A sin थीटा, जो कि कितना बन जाएगा? F by A. F by A. Clear? फिर लिखिए similarly on phase 3 P3 becomes equal to F cos theta upon A cos theta. That is again F by A. ठीक है? So अब लिख दीजिए hence it is clear that the pressure exerted is same in all directions. Pressure exerted is same in all directions. Clear है? तो अच्छे से समझना है आपको कि कोई भी लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में है और उसका कोई पॉइंट आपने पिक कर लिया तो उस पॉइंट पे हर तरफ से प्रेशर सेम लग रहा होता है, तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा ना. या वो पॉइंट हर तरफ सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, वन एंड सेम. तो आज आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया प्रेशर का कॉन्सेप्ट. आपने पास्कल्स लॉ पढ़ा. पास्कल लॉ में 3 तरह की चीजें आ गई. पहला कि अगर हम ग्रेविटी को 0 कर देते हैं तो हर जगह प्रेशर सेम हो जाएगा, और अगर हम ग्रेविटी कंसीडर करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर जगह प्रेशर सेम आ जाएगा. उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपने ये वाला प्रूफ किया. फिर ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर वाला, अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है और किसी वेसल के अंदर है और आप वेसल के एक पॉइंट पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर देते हो, दैट प्रेशर गेट्स ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू ऑल अदर पॉइंट्स. उसका प्रूफ आपने कर लिया. डन है? सो आज के लिए इतना ही करेंगे. होमवर्क सुन लीजिए. अब आपकी रिवीजन स्टार्ट करते हैं. एक बार स्कूल एग्जाम्स का सिलेबस तो बता दो यार तुम लोग, ठीक है ना? एक बार मुझे सिलेबस भेज देना आपके जब भी होने एग्जाम्स. एग्जाम डेट क्या है प्रोबेबल और क्या सिलेबस आने वाला है, तो थोड़ा सा उसको फास्ट फुल करेंगे. मैंने आपको बताया भाई देखो, नेक्स्ट वीक में मुझे कमिंग वीक में 2-3 छुट्टियां करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ सर्टेन मैरिज इन फैमिली, तो तब आपको ऑफ मिलेगा. बट हो सकता है उसके बाद फिर कमिंग सैटरडे संडे से मैं सारा ऑन करके चलूंगा, कोई ऑफ नहीं मिलेगा. ठीक है? बाकी बता दिए, कोई बात नहीं. आप जस्ट स्कूल से कंफर्म करना. जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग भी कोशिश करें कंफर्म करने की. ठीक है? होमवर्क सुनिए ध्यान से. आप सभी को वर्क एनर्जी थ्योरम रिवाइज करनी है. लिखिए जरा, रिवाइज वर्क एनर्जी थ्योरम. लिखते जाओ थोड़ा. आज दयाल सिंह वाले नहीं आए, कैसा था पेपर? चलिए कोई बात नहीं. वर्क एनर्जी थ्योरम रिवाइज करनी है, प्लस कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. लिखते जाओ बस फटाफट. सक्षम थोड़ा सा फास्ट. वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और जो स्प्रिंग के अंदर एक्सप्रेशन है हाफ के एक्स स्क्वायर, वो एक्सप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन की डेरिवेशन करनी है. बस वो है, प्लस जो आज करवाया ये आपको कल पास्कल्स लोग पूछो तो यहाँ पे चेहरे लटकने नहीं चाहिए. यू शुड बी रेडी टू आंसर इट, किससे पूछा जाए. ठीक है? थैंक यू.